मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में। किसके बारे में? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में। हेरिडिटी और वेरिएशन वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए पेज नंबर 1 पे हमें कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन क्या दे रखे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखे हैं, दैट इज व्हिच कंपोनेंट ऑफ अ सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। करेक्ट है। तो कौन कौन सा कंपोनेंट कैरी करता है यार, हमें पता है ऑलरेडी, डीएनए कैरी करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि कौन कैरी करता है, दैट इज डीएनए, ठीक है। आप डीएनए लिखो या फिर आप इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, है कि नहीं। तो हम डीएनए लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स। ठीक, मतलब फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, ट्रांसफर होने चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, पेरेंट से लेके प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है, मतलब फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन तक। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या पढ़ते थे, इसको हम बोलते थे हेरिडिटी, है कि नहीं। इसी प्रोसेस को तो क्या बोलते थे, हेरिडिटी। चैप्टर का नाम भी दे रखा है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है वैसे इस प्रोसेस का, हेरिडिटी, है कि नहीं। इसका आंसर क्या है बेसिकली, हेरिडिटी। फर्स्ट का आंसर डीएनए, सेकंड में क्या होगा, हेरिडिटी। अब आइए थर्ड वाला रीड करते हैं। थर्ड वाला क्या दे रखा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है बेसिकली। सबसे पहली बात तो इसका कंपोनेंट है दैट इज शुगर, है कि नहीं। पेंटोज शुगर होता है, शुगर होता है। और क्या होता है, फिर अपना होता है फॉस्फेट होता है, क्या होता है, फॉस्फेट होता है कि नहीं, इससे बना होता है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है बेसिकली, हमारे पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, है कि नहीं, पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। करेक्ट। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमाइन, साइटोसाइन, है कि नहीं। तो बेसिकली ये सारे क्या है, बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, किसके, डीएनए मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में। अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आइए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है दैट इज हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। करेक्ट है। तो आइए इसमें बेसिकली क्या दे रखा है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो जो अचीवमेंट्स किए हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें दे रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि वन बाय वन आपके लिए पूरा लिख दिया है मैंने, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी ईयर में क्या क्या डिस्कवरी की है कि नहीं। तो आइए वन बाय वन इसको समझते हैं, ठीक है, एक टैबुलर फॉर्म में, ठीक है। आप इस तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले 1886 में जॉन मेंडल ने बेसिकली क्या किया, कौन सा टॉपिक स्टडी किया था, मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक। अब इन्होंने डिस्कवरी, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था बेसिकली इस फील्ड में, कि ये क्या किए थे, ये एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन पी प्लांट, है कि नहीं। हमने 9th में भी पढ़ रखा था कि मेंडल ने बेसिकली क्या किया था कि जो पी प्लांट्स हैं, है कि नहीं, पी प्लांट्स, उनके बारे में बेसिकली उनके कैरेक्टर को बेसिकली क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद 1901 में, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे बेसिकली, ह्यूगो डे राइस, ठीक है। ह्यूगो डे राइस, इन्होंने बेसिकली क्या टॉपिक स्टडी किया था, म्यूटेशनल थियरी, क्या, म्यूटेशनल थियरी, ठीक है। तो म्यूटेशनल थियरी बेसिकली क्या है, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, रीजन बिहाइंड सडन चेंज, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर सडन चेंज क्यों आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उसका रीजन क्या था, म्यूटेशनल थियरी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको बेसिकली क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो था बेसिकली 1902 में कौन साइंटिस्ट थे, वॉल्टर एंड सुटन, ठीक है, वॉल्टर एंड सुटन। इन्होंने बेसिकली कौन सा टॉपिक स्टडी किया था, दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में इन्होंने काफी स्टडी किया। लास्ट में क्या कंट्रीब्यूट किया था, कि ये लोग ने क्या किया, ऑब्जर्व द पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ग्रासहॉपर सेल। ग्रासहॉपर का जो सेल होता है ना, उसके बेसिकली पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन लोग ने क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे। आई बात समझ में, ठीक। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट 1944 में क्या दे रखा है कि 1944 में बेसिकली तीन साइंटिस्ट थे जिसको ट्रायो साइंटिस्ट बोला गया है, ठीक है। उनका नाम क्या है? ऑसवर्ल्ड एवेरी, ठीक है, ऑसवर्ल्ड एवेरी, मैक्लियन मैकार्थी, नेक्स्ट इज कॉलिन मैक्लियोड। ऑलराइट, सो बेसिकली ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर क्या स्टडी किया था? डीएनए के बारे में स्टडी किया था, ठीक। और लास्ट में इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था, क्या डिस्कवर किया था इन्होंने कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। करेक्ट है, मतलब हमारे जो भी जेनेटिक मटेरियल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके क्या है? डीएनए, ठीक। लेकिन कुछ केसेस में पाया गया कि जो वायरस होता है, एक्सेप्ट वायरस, मतलब वायरस के अंदर क्या होता है कि डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया है? एक्सेप्ट वायरस, ठीक है, मतलब वायरस को यहाँ पे क्या किया गया? एक्सेप्शन एज अ कंसिडर किया गया। आई बात समझ में? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है? बेसिकली 1961 में, कितने? 1961 में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है दैट इज फ्रांसियोस जोकैब, ठीक है, फ्रांसियोस जोकैब एंड जैक मोनार्ड। ये दोनों ने बेसिकली क्या किया था? इन लोग ने स्टडी किया प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन कैसे बनता है उसके बारे में इन्होंने काफी स्टडी किया, ठीक है। और लास्ट में इन लोग ने क्या, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि इन लोग ने एक मॉडल दिया था। किसके बारे में? मॉडल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, ठीक, मतलब डीएनए, ठीक है, मॉडल दिया था किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। मतलब डीएनए के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है कि नहीं, उसका बेसिकली क्या दिया था? मॉडल दिया था। आई बात समझ में? सिंपल था। ऑलराइट, तो ये था हमारा पूरा क्या, बेसिकली जो हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस में जितने भी साइंटिस्ट के नाम दिए हैं उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, इस तरीके से आपको नोट करना है, ठीक है। अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए, अब इसी में हमें बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है दैट इज साइंस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। साइंस ऑफ हेरिडिटी बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ का है कि नहीं, उसकी यूजेस कहाँ का। तो आइए इसको समझते हैं वन बाय वन। यहाँ मैं लिख लेता हूँ दैट इज साइंस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी, करेक्ट। तो बेसिकली ये फील्ड, इसका जो फील्ड है, इसके वजह से कहाँ कहाँ यूजेज आ रहा है कि नहीं, तो वो आइए उसको समझो। ऑलराइट, सो साइंस ऑफ हेरिडिटी बेसिकली कहाँ कहाँ यूजफुल है, ठीक है। तो बहुत जगह यूज किया जाता है, ठीक है। तो आइए, हमें दे रखा है क्या कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है दैट इज बेसिकली हेरिडिटी डिसऑर्डर्स को क्या करने के लिए? डायग्नोस करने के लिए। तो आइए लिख लेते हैं कि डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए। नेक्स्ट बात आता है इसी में प्रिवेंशन करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? प्रिवेंशन करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, करेक्ट। प्रिवेंशन करने के लिए और कहाँ यूज होता है? ट्रीटमेंट करने के लिए हेरिडिटी डिसऑर्डर्स को, है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स, है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी डिसऑर्डर, करेक्ट है। ऑलराइट, सो बेसिकली साइंस ऑफ हेरिडिटी जो है कहाँ कहाँ यूजफुल है? डायग्नोस करने के लिए हेरिडिटी डिसऑर्डर्स को, प्रिवेंशन करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स के लिए, फिर हेरिडिटी डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों जगह पे साइंस ऑफ हेरिडिटी क्या है? यूजफुल है कि नहीं। मतलब इसके विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज वी कैन do the proper treatment of hereditary disorders. We can prevent it and we can also diagnose as well. All right, ठीक है। तो ये तीनों जगह बेसिकली कहाँ क्या यूज होता है? साइंस ऑफ हेरिडिटी, करेक्ट। ऑल राइट, तो और कहाँ पे यूज होता है इसका? और एक जगह यूज है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज, है कि नहीं। हाइब्रिड वैरायटी, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन हाइब्रिड वैरायटी, है कि नहीं, वैरायटीज, वैरायटीज, वैरायटीज है।
एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो पहले एनिमल्स लिख लो या प्लांट्स लिख लो, जैसे लिखना है। ग्रुप में एनिमल्स दे रखा है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, करेक्ट। ठीक है, सो हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को बेसिकली क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी साइंस ऑफ हेरिडिटी क्या है, यूजफुल है कि नहीं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और कहाँ यूजफुल है, और इसको कहाँ यूजफुल है, बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है कि नहीं, वहाँ पे भी यूजफुल है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, है कि नहीं, प्रोसेसेस in which microbes are used, जहाँ पे माइक्रोब्स को बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस करने के लिए भी साइंस ऑफ हेरिडिटी क्या है, इम्पोर्टेंट है कि यूजफुल है। ऑलराइट, तो इस तरीके से बेसिकली क्या करना है, हमें दे रखा है क्या, मतलब यूजफुल ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी, करेक्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी। ठीक, तो विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज हम लोग बेसिकली इसके बहुत सारे फील्ड में क्या है, यूजेज है कि नहीं, यूजेज है। अगर आप इसे नोट करना चाहें, नोट कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए, कैन यू रिकॉल में हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज sketch and explain the structure of DNA and various types of RNA। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर उसके बाद आरएनए के टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। आई बात समझ में। ठीक है, तो बेसिकली हमें इतना ही करना है। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली सबसे पहले तो इस पेज में मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बना दिया इस साइड में, और उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में। अब ये आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले वन बाय वन समझेंगे, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पेज पे क्या करूंगा, आरएनए का स्ट्रक्चर बना दूंगा। ठीक है, आरएनए के टाइप्स के स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ऑलराइट, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे हमको पता है डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कि नहीं। ये सारे क्या है, बेसिकली स्ट्रैंड्स है। ठीक है, ये सारे स्ट्रैंड्स है। हमको पता है कि 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, जिसमें एडेनाइन जो है थाइमाइन के साथ पेयरिंग करता है, और साइटोसाइन जो है वो गुआनिन के साथ पेयरिंग करता है कि नहीं। तो बेसिकली हमको ये भी पता है कि इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, कितना होता है, दैट इज 3.4 नैनोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। करेक्ट है कि नहीं। लेकिन ये सारे बेसिकली हमको क्या है, इसके बारे में, डीएनए के बारे में पता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिख रखा है कि The structure of DNA molecule was proposed by Watson and Crick, है कि नहीं। देखो यहाँ से, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। ठीक है, मतलब बताया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया था, वॉटसन एंड क्रीक ने। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को बेसिकली क्या किया था, बताया था। किसने बताया था, वॉटसन और क्रीक ने। ठीक है, फ्रेडरिक मैस्टर ने नहीं, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है, स्ट्रक्चर को किसने प्रपोज किया था, बेसिकली वॉटसन एंड क्रीक ने किया था। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी में जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, दैट इज 2 पैरेलल थ्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉइल अराउंड ईच अदर, है कि नहीं। जैसे कि देखो, ये क्या है, बेसिकली ये थ्रेड्स है कि नहीं, थ्रेड्स है। अभी क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, मतलब पैरेलल बोलते तो कैसा, ये 3D में होता है ना, यहाँ पे मैंने 2D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, बेसिकली पैरेलल होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉइल किए रहते हैं। ठीक है, ऐसा कॉइल रहता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमको, देखो ये कॉइल है। ठीक है, तो ये कॉइल किए रहता है, तो इसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम होता है डबल हेलिकल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बेसिकली डबल हेलिक्स। ठीक है, तो इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दैट इज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, है कि जैसे हमें पता है कौन कौन से होते हैं, सच एज एडेनाइन, गुआनिन, थाइमाइन एंड साइटोसिन, है कि नहीं। ये सारे बेसिकली हमको पता है कि डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन, है कि नहीं। ऑलराइट, हमें और भी पता है, क्या पता है कि एडेनाइन और गुआनिन को क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज प्यूरिन्स, और फिर वाइल थाइमाइन एंड साइटोसिन को क्या बोलते थे, पायरिमिडिन्स। ठीक है, मतलब मैंने बहुत ही छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये सारे उसको पॉइंट्स बेसिकली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर आप इसे नोट करना चाहें, आप नोट कर सकते हैं।
इसके बाद हम इसी में सॉल्व करते हैं, दैट इज हमारा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, दैट इज टाइप ऑफ आरएनए, ठीक है। तो आइए इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो मैंने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, ठीक है। वन बाय वन आइए रीड करते हैं कैसे मैंने रीड लिखा है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या दिया था, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए, ये बोला था। तो हमने बेसिकली यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था, उसको एक्सप्लेन किया था, है कि नहीं, एक्सप्लेन किया था। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, बेसिकली उसके वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए को क्या करेंगे, स्केच करेंगे प्लस उसको एक्सप्लेन करेंगे। आई बात समझ में। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले उसके टाइप्स को बेसिकली क्या कर रखा है, स्केच कर रखा है, ठीक है। ये एमआरएनए है, ये टीआरएनए है, ये हमारा आरआरएनए है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आइए रीड करते हैं, दैट इज आरएनए कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। आरएनए कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला टाइप क्या है, दैट इज एमआरएनए, ठीक, इसको लिख लो ऐसे। फर्स्ट टाइप क्या है, एमआरएनए। सेकंड टाइप दैट इज टीआरएनए, और इसी में थर्ड टाइप है दैट इज आरआरएनए। आई बात समझ, ठीक है। तो कैसे लिखना है, एमआरएनए क्या करता है, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम इन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, करेक्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, उसके लिए क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बेसिकली क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक, डीएनए से, ठीक है। एमआरएनए क्या करेगा, डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करने का इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, आई बात समझ में। और किसको लेके जाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा, दैट इज राइबोसोम तक, ठीक है। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, करेक्ट। तो आइए इसी में जो सेकंड टाइप दे रखा है दैट इज टीआरएनए, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली टीआरएनए का स्ट्रक्चर, हमने बेसिकली स्केच कर रखा है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या करते हैं टीआरएनए, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, आइए देखते हैं कि इट कैरीज अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अप टू द राइबोसोम अकॉर्डिंग टू द मैसेज गिवन बाय एमआरएनए। जैसा एमआरएनए मैसेज देगा, ठीक है, टीआरएनए क्या करेगा, अमाइनो एसिड कैरी करेगा, कहाँ तक, राइबोसोम तक। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। राइबोसोम बोले तो क्या, आरआरएनए, है कि नहीं। अब ये अमीनो एसिड कहाँ कैरी करता है, यहाँ पे कैरी करता है, जैसे इसका ये टॉप है ना, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही क्या कर रहता है, अमीनो एसिड को कैरी कर रहता है। ये क्या है, बेसिकली अमीनो एसिड है, क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है। तो टीआरएनए बेसिकली यहाँ पे क्या कैरी कर रहा है, अमीनो एसिड कैरी कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट इसी में जो आरएनए का टाइप है दैट इज आरआरएनए। आरआरएनए क्या होता है, बेसिकली ये रहा उसका स्केच, यानी कि ये रहा उसका डायग्राम कैसा दिखता है, ठीक है। करता क्या, उसको एक्सप्लेन करते हैं। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन कैसे बनाएंगे, ठीक है। प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, बेसिकली आरआरएनए करता है। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरआरएनए, ठीक है, आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपने नोट कर लिया है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा कैन यू रिकॉल का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आइए रीड करते हैं क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, दैट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड गिव नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर। करेक्ट है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है उसका मीनिंग बताना है, और बेसिकली क्या करना है, उससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कुछ नाम बताने हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आइए वन बाय वन कैसे सॉल्व करना है मैंने आपके लिए बता रखा है, ठीक है, आंसर लिख रखा है। तो रीड करते हैं, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है, डिसऑर्डर ऑकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन्स, ठीक है। मतलब म्यूटेशन पता है आपको, म्यूटेशन है कि नहीं, क्या होता है कि जब जीन्स के अंदर बेसिकली क्या हो जाता है कि जीन्स जब रिप्लेस हो जाते हैं, है कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। आई वाज समझ में। So disorder occurring due to mutation in genes and abnormalities in chromosomes are known as genetic disorder। क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक डिसऑर्डर। आई बात समझ में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है, कि मतलब अगर आपके म्यूटेशन मतलब जीन्स के अंदर क्या हो जाएगा, अगर डिसऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है, म्यूटेशन हो जाएगा, तो वो किसको मतलब उससे क्या हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। आगे आइए आइए आगे क्लासिफाई करते हैं, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, है कि नहीं, बहुत सारे टाइप्स के हैं, ठीक है।
सम ऑफ देम्स आर फॉलोड बिलो। मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें सबसे पहला मैंने क्लासिफाई कर रखा है, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है कि नहीं। जैसे कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, है कि नहीं, मतलब ओवरऑल कितने हो गए, 46 हो गए। अगर क्रोमोसोम नंबर या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है, तो आई होप आपने 9th में पढ़ रखा है, वहां पे क्या होता था, डाउन सिंड्रोम दिया था, टर्नर सिंड्रोम दिया था, है कि नहीं, नाइल सेंटर सिंड्रोम दिया था, है कि नहीं, ये तीन बेसिकली क्या दिया था, सिंड्रोम दिया था। आई होप आपको पता है, ठीक है। तो वो कहाँ से आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वहां से आता है, आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट इसी में दे रखा है, दैट इज मोनोजेनिक डिसऑर्डर। मोनोजेनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि म्यूटेशन जब एक सिंगल जीन के अंदर होता है, ठीक है, जैसे एक हमको पता है ना, जीन जीन कैसा होता है, डीएनए का सेगमेंट, ठीक है, एक सिंगल सेगमेंट में होगा तो उसको बेसिकली किसको लीड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ मोनोजेनिक डिसऑर्डर, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट इसी में आता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर क्या होता है, बेसिकली ये मदर के थ्रू ट्रांसफर होता है, आई बात समझ में, ठीक है, ये मदर के थ्रू ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको बेसिकली क्या कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है, आई होप आपको पता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो जो ओवम्स होता है ना, ठीक है, उसमें से क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन के उसमें, है कि नहीं। तो ये उस तरीके का डिसऑर्डर बेसिकली फॉर्मेशन होता है किसका, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, आई बात समझ में, ठीक है, ये सिर्फ मदर के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, आई बात समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसी में, दैट इज पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर क्या होता है, यार देखो मोनोजेनिक था, इसका क्या हो जाएगा, ये सिंगल था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल जीन में डिसऑर्डर आ जाते हैं, यहाँ पे जब मल्टीपल जीन्स में आएंगे, ठीक है, एक से ज्यादा जीन्स में जब डिसऑर्डर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, म्यूटेशन हो जाएगा, तो वो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, which leads to the formation of polygenic disorder, which leads to the formation of polygenic disorder, आई बात समझ में। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा आंसर मैंने लिख रखा है आप लोग के लिए, ठीक है, अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल टॉपिक, जिसमें हमें सबसे पहला टॉपिक दे रखा है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, करेक्ट है। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले एक डीएनए कंसिडर करते हैं, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर, ठीक, जैसा होता है वो आपको पता है कि नहीं। इधर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस है ना, पता है आपको, इस तरीके से होते हैं, सही है। ये क्या है हमारा डीएनए, ठीक है। अब डीएनए की मदद से जब एमआरएनए बनता है, क्या बनता है, कमान क्या बनता है, एमआरएनए, ठीक है, डीएनए की मदद से एमआरएनए जब बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सिंपल टर्म्स में समझने की बात की जाए तो डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा, डीएनए से जब क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, एमआरएनए। अब एमआरएनए बनता कैसे, आइए समझते हैं। तो ये डीएनए है, ठीक, ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये कॉइल 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 किया रहता है यहाँ पे। अब होता क्या है, ये डीएनए को जब हम स्ट्रेच करेंगे, कैसा स्ट्रेच करेंगे, आइए देखिए, तो ऐसा स्ट्रेच करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा अच्छे से बनाओ, इस तरीके से जब हम स्ट्रेच करेंगे इसको, डीएनए को, ठीक, तो होगा क्या कि इसके बीच का जो बॉन्ड था, किसके, नाइट्रोजनस बेसिस, है कि नहीं, इसके बीच का जो बॉन्ड था ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कौन सा बॉन्डिंग रहता है इसके बीच में, आई होप आपको पता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अरे बात समझ में, ठीक है। तो एक डीएनए को क्या किया बेसिकली हमने, क्या किया, ऐसे एक्सपांड कर दिया, ठीक है, ऐसे खींच दिया, ठीक है, इसको
ऐसा कर देंगे तो हुआ क्या, इसके बीच का जो बॉन्ड था, जैसे यहाँ क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच है, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया। करेक्ट है, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे बॉन्ड जब ब्रेक हो गया, ठीक, तो ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, सबसे पहली बात तो ये न्यूक्लियस के अंदर है कि नहीं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में है कि नहीं। अब न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक आरएनए पॉलीमराइज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इसमें दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, आरएनए पॉलीमराइज होता है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इट इज आरएनए पॉलीमराइज, ठीक है, आरएनए पॉलीमराइज होता है। अब ये क्या करता है, ये कहाँ प्रेजेंट है अभी फिलहाल, न्यूक्लियस के अंदर है कि नहीं, न्यूक्लियस के अंदर। अब ये क्या करेगा, ये जो डीएनए था इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक। अब न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हमारा क्या 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 प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये हमारा एडेनाइन, ठीक, ये प्रेजेंट है। और कौन प्रेजेंट है, मान लो ग्वानिन प्रेजेंट है। मतलब ये सारे जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ठीक है, क्या होते हैं बेसिकली, यूरासिल हो गया, तो ये सारे क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। ये सारे क्या है, बेसिकली नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं। अरे बात समझ में, ठीक। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्या हो जाता है, कम क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ये सारे नाइट्रोजन बेसेस क्या करते हैं, यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मान लो इस तरीके से लो अटैच होगा, ठीक है, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से अटैच होगा, ठीक है, ये कनेक्टेड होते जाएंगे ऐसे। सारी बात समझ में, बहुत ही सिंपल है, ठीक, इस तरीके से कनेक्टेड होते जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने सिंगल लाइन से बनाया है, ठीक है, ये ऐसा, ये क्या है, पूरा 3D मॉडल है कि नहीं, एक्चुअल मॉडल है, लेकिन ये क्या है, सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, इसको, चलो ठीक है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते जाएगा, अटैच होते जाएगा, आई बात समझ में, अटैच होते जाएगा, और ऐसे होते होते ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से क्या होते जाएगा, बाहर आ जाएगा। अरे बात समझ में, इस पे क्या अटैच होगा, अरे बात सिंपल है, ठीक, इस तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल। ऑलराइट, सो यहाँ हो क्या रहा है कि जब यहाँ पे हुआ क्या, डीएनए था, ठीक, अब डीएनए था, अब यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमराइज क्या हुआ, डीएनए के जो ये जो स्टैंड्स हैं, ठीक है, डीएनए के स्टैंड्स, उसमें क्या हो गया, इसको क्या कर दिया, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और भी जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, मतलब नाइट्रोजनस बेसेस थे, ये सारे क्या है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस, ठीक है, बेसेस है, ठीक है, ये सारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देख रहे हैं ये लोग कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, करेक्ट है, तो क्या करते हैं, स्टैंड्स पे क्या हो जाते हैं, आके अटैच हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। मान लो ये क्या था हमारा, जैसे यहाँ पे मान लो एडेनाइन, क्या है, एडेनाइन, तो इसके पैरेलल क्या होगा, इसके ऑपोजिट में थाइमाइन होगा, है कि नहीं, ये ग्वानिन है, तो यहाँ पे साइटोसाइन होगा, ठीक, यहाँ पे अगर थाइमाइन है एडेनाइन के साथ। नेक्स्ट अरे बात समझ में, अब हुआ क्या कि जब बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये जो नाइट्रोजन बेसेस थे यहाँ के अटैच हो जाएंगे। अब एडेनाइन के जगह पे क्या अटैच होगा, हमें पता है, ये अब एमआरएनए बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये जो इसका चेन निकल रहा है, ये क्या है,
दैट इज mRNA। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? mRNA का फॉर्मेशन, मतलब डीएनए से क्या प्रोड्यूस हो गया? mRNA प्रोड्यूस हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आ रही बात समझ? कैसे हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सारे नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे आके क्या हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं। एडेनाइन के ऑपोजिट में कौन अटैच होता है? हमें पता है यूरैसिल होता है, तो ये क्या होगा? बेसिकली यूरैसिल होगा। आई बात समझ में? हमको पता है आरएनए में क्या हो जाता है? थायमाइन की जगह पे यूरैसिल आ जाता है। तो ग्वानिन की जगह क्या आ जाएगा? साइटोसाइन आएगा, है कि नहीं? यहाँ मैंने बनाया नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, थायमाइन की जगह क्या आएगा? थायमाइन की जगह एडेनाइन आएगा, एडेनाइन की जगह यूरैसिल आएगा, थायमाइन की जगह एडेनाइन नहीं रहेगा। आई बात समझ? साइटोसाइन की जगह क्या आएगा? ग्वानिन आ जाएगा, है कि नहीं? ऐसा सो ऑन चलते रहे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया एमआरएनए कैसे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है, आई होप आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आया। आई बात समझ में? ठीक है, अब अगर एग्जाम में पूछेगा कि इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? आइए मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ लिखते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जैसे एग्जाम में आ गया तो ऐसा डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे एक्सप्लेन करने की, उसके लिए लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है। सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस, मतलब फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए बाय डीएनए। ठीक है, इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। आई बात समझ? तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में क्या कर सकते हो? ट्रांसक्रिप्शन, राइट? आई बात समझ? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो एग्जाम में आएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं डायग्राम में जैसे होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सिंबल से फॉर्म में लिखना चाहे वैसे भी होता है। जैसे देखिए डीएनए था, शॉर्ट में देखा जाए डीएनए से क्या बना? एमआरएनए, है कि नहीं? तो डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे, है कि नहीं? अरे बात सुनो, ठीक है, तो ये इक्वेशन के फॉर्मेट में आई बात सुनो। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इसे नीट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसलेशन। क्या दे रखा है? ट्रांसलेशन। आइए समझते हैं क्या होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल बेसिकली हमको पता है ऑलरेडी। ठीक है, इस तरीके का क्या होता है? हमारा एनिमल सेल होता है। ठीक, आई होप आपको पता है, दैट इज एनिमल सेल। अब यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? हमारा एक मेजर पोर्शन होता है, दैट इज न्यूक्लियस, है कि नहीं? अभी क्या हो रहा था इससे पहले प्रोसेस जो हमने देखा है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। वहाँ क्या हो रहा था? डीएनए से आरएनए बन रहा था, एमआरएनए बन रहा था, है कि नहीं? तो वो कहाँ बन रहा था? बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, अब वो जब बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो मतलब एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया है न्यूक्लियस के अंदर। अब वो क्या करेगा? थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद क्या होगा कि वो न्यूक्लियस के बाहर आएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? डीएनए था। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर वॉज डीएनए। अब डीएनए की मदद से क्या बन रहा था? क्या बन रहा था? एमआरएनए। ठीक है, कहाँ चल रहा है ये सब प्रोसेस? न्यूक्लियस के अंदर। आई बात समझ में? ठीक है, तो एमआरएनए कहाँ प्रोड्यूस हुआ? न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस हुआ। ठीक, अब न्यूक्लियस के बाहर वाले पोर्शन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो फ्लूइड होता है ना सेल के अंदर का, जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है उसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म में यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होता है। कौन? आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए। नेक्स्ट और क्या प्रेजेंट होता है? टीआरएनए। ठीक, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? एमआरएनए जो होता है ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, मतलब इसका एक यूज हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाता है? ये एक्सटिंग होता है, एक्सटिंग हो जाता है। आई बात समझ में? इसका यूज हो जाएगा तो एक्सटिंग हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट। अब होगा क्या? जैसे एमआरएनए प्रोड्यूस हो गया, कहाँ प्रोड्यूस हो गया? न्यूक्लियस के अंदर। अभी अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करेगा। ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद तो क्या आता है? साइटोप्लाज्म में आता है। कहाँ आता है? तो कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में आता है। कौन आता है? एमआरएनए। ठीक, ठीक है, साइटोप्लाज्म में कौन आता है? एमआरएनए। ठीक, अब जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, जब एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो होगा क्या? आइए देखते हैं कि मान लो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? आरआरएनए। आरआरएनए कैसे प्रेजेंट दिखता है? देखो ऐसे दिखता है।
ठीक है, उसका कुछ ऐसा डायग्राम होता है। हमारी बात सुनो, ऐसा ऐसा कुछ दिखता है। ये क्या है बेसिकली? आरएनए, ठीक है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए के यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में और क्या प्रेजेंट है? टीआरएनए है कि नहीं? टीआरएनए भी प्रेजेंट है। आगे बना लेते हैं टीआरएनए। टीआरएनए में कैसे है कि टीआरएनए बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, दैट इज टीआरएनए, ठीक है। इसके हेड पे क्या होता है? अमाइनो अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है, और भी होता है, और भी होता है। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा टीआरएनए होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। ये क्या है हमारा आरएनए और ये क्या है? टीआरएनए, ठीक है। ये सारे नाइट्रोजन बेसिस लगे होते हैं, तीन तीन के टैग में लगे होते हैं। इसके बाद भी क्या है? अमीनो एसिड, ठीक, इस तरीके से। अब हुआ क्या कि एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बन गया और उसके बाद कहाँ पे आया? साइटोप्लाज्म में आया, है कि नहीं? तो साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी टीआरएनए और आरआरएनए प्रेजेंट है कि नहीं? अब एमआरएनए भी कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में आ गया। तो आइए एमआरएनए बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एमआरएनए कैसा होता है? मेरी बात सुनो, इस तरीके से सारे क्या एमआरएनए, ठीक है, बन के बाहर साइटोप्लाज्म में आ गया। अब होगा क्या? ये टीआरएनए, इसके पास क्या होता है? एंटीकोडॉन्स होते हैं। क्या होता है? एंटीकोडॉन्स। और ये एमआरएनए के ऊपर ये जो नाइट्रोजन बेसेस लगे रहते हैं, इसको हम बोलते हैं कोडॉन्स, ठीक है। अब ये जो तीन तीन, जैसे तीन का पैर हो जाएगा ना, जैसे 1 2 3, ठीक है। ये सिंगल क्या है? बेसिकली सिंगल को क्या बोलेंगे? कोडॉन्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तीन हो जाएगा, तीन को कंबाइंड फॉर्म में लेंगे, उसको बोलेंगे ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे यहाँ क्या है? टीआरएनए है कि नहीं? इसके पास क्या होगा? एंटीकोडॉन होगा। किसका? कोडॉन्स का, ठीक है। एमआरएनए के पास कोडॉन्स होता है, टीआरएनए के पास उसका एंटीकोडॉन्स होता है कि नहीं? ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड जो लगा है इसके ऊपर, ठीक है, जब इसका कोडॉन और एंटीकोडॉन आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो बेसिकली इसका कोड जो है अमाइनो एसिड का क्या हो जाएगा? लॉक अनलॉक हो जाएगा। आई बात समझ में? कोड क्या हो जाएगा? अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लो ये अमाइनो, ये जो नाइट्रोजन बेसिस है यहाँ पे, ठीक है, जो अटैच्ड है, तो कैसे कैसे है देखो ध्यान से। मान लो इसका नाम है एडेनिन, आई बात समझ? इस तरीके से कोड्स है, ठीक। अब ये कोड को अनलॉक करने के लिए हमें पता है इसका क्या होना चाहिए? एंटीकोडॉन्स होना चाहिए, है कि नहीं? टीआरएनए के पास क्या होना चाहिए? एंटीकोडॉन्स होने चाहिए, ठीक। टीआरएनए के पास क्या होना चाहिए? एंटीकोडॉन्स होना चाहिए, तभी तो लॉक होगा, खुलेगा, अनलॉक होगा, ठीक है। मान लेते हैं यूरासिल के अगेंस्ट क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? एडेनाइन होना चाहिए ना, क्योंकि एडेनाइन किसके साथ पेयर करता है? यूरासिल के साथ। मान लो इसके पास एडेनाइन है, साइटोसिन किसके साथ करेगा? ग्वानिन के साथ। और ग्वानिन किसके साथ जाएगा? साइटोसिन। आधी बात समझ। यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ क्या होगा? यूरासिल के अगेंस्ट क्या आना चाहिए? एडेनाइन आना चाहिए। एडेनाइन के अगेंस्ट क्या आना चाहिए? यूरासिल आना चाहिए। नेक्स्ट साइटोसिन के अगेंस्ट ग्वानिन आना चाहिए। आधी बात समझ। तो इस तरीके से क्या है? टीआरएनए के पास क्या है? एंटीकोडॉन्स। आधी बात समझ, ठीक है। ऑलराइट, अब होगा क्या कि ये कोड बेसिकली टीआरएनए क्या करते जाएगा? एमआरएनए के ऊपर से अनलॉक करते जाएगा और ये अमाइनो एसिड का जो कोड है अनलॉक होते जाएगा। और ये अमाइनो एसिड बेसिकली कहाँ कहाँ कलेक्ट होते जाएंगे? आरआरएनए के अंदर। आधी बात समझ में? आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, उसके अंदर कलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो मान लो कैसे होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे एक और टीआरएनए कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलेगा? अरे बात समझ में कैसे करेगा? और देखो, तो यहाँ पे उसके पास अमाइनो एसिड है, ठीक है, कहाँ लेके जा रहे हैं?
RNA के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से बेसिकली क्या है उसके पास, एंटीकोडॉन्स। ठीक, मान लो यहाँ पे क्या है, एडेनाइन, एडेनाइन यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन। आई बात समझ? ठीक, समझ में आ रहा है डायग्राम? ठीक, ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है इसके पास, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। आई बात समझ? ठीक है, सो इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। आ रही बात समझ में? कौन से प्रोसेस को, कि जब mRNA के पास क्या है, कोडॉन्स है, tRNA के पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एंटीकोडॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि mRNA से, ठीक है, mRNA के ऊपर जो कि कोडॉन्स है उसके थ्रू tRNA क्या कर रहा है, कोड्स को अनलॉक कर रहा है कि नहीं। जैसे जैसे मैसेज, एज पर द मैसेज ऑन mRNA, मतलब जैसा कि मैसेज दिया है mRNA के ऊपर, है कि नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली tRNA क्या कर रहा है, कोड्स को अनलॉक कर रहा है कि नहीं, अनलॉक कर रहा है। ठीक, सो अब अनलॉक कर रहा है तो इसके एज अ रिजल्ट क्या होगा, सारे अमाइनो एसिड क्या होते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे, है कि नहीं। तो कलेक्ट होते जाएंगे तो फिर क्या उसका क्या प्रोडक्शन होगा, क्या किसका फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। आ रही बात समझ में? तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या बनेगा, राइबोसोम के अंदर मान लीजिए हमारा क्या था, जो हमारा राइबोसोम था, इसके अंदर क्या बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड का ग्रुप बन जाएगा। अमाइनो एसिड के ही कलेक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, ये सारे अमीनो एसिड है ऐसे ऐसे। आ रही बात समझ में? इसके अंदर बनते जाएगा, इसके अंदर RNA के अंदर कैसे बना, कैसे बना, tRNA ने कोड क्या किया, अनलॉक किया। अब जब ये कोड अनलॉक कर देगा, ठीक है, तो अमाइनो एसिड RNA के अंदर रह जाएगा और ये जो उसका ये जो बचा बुचा हुआ है tRNA, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में? बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एज अ रिजल्ट अमाइनो एसिड का क्या होते जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ क्या होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। जैसे मान लो इसका कोड अनलॉक हो गया, ठीक है, जैसे tRNA का कोड अनलॉक हो गया, ठीक, तो कोड अनलॉक हो जाएगा तो ये अमाइनो एसिड यहाँ से रिलीज कर देगा, ठीक है, तो रिलीज कर देगा तो होगा क्या कि ये tRNA जो है यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ठीक, ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, ये ये अमाइनो एसिड यहीं पे रह जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। इसका मतलब क्या, ये इसको ये वाला अमाइनो एसिड इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। आई बात समझ में? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये क्या कर लेगा, ये वाला अमाइनो एसिड इसको ये अटैच कर लेगा, ठीक है। अब ये वाले tRNA के पास क्या हो जाएगा, दो अमाइनो एसिड आ गया, है कि नहीं। तो ऐसे करते करते कलेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में एक फुल स्टॉप अमाइनो एसिड आता है, ठीक है, उसके थ्रू पता चलता है कि अच्छा अब क्या करना है, प्रोसेस को स्टॉप कर देना है कि नहीं। स्टॉप नहीं करोगे तो ये बनते जाएगा, है कि नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होते जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक सर्टेन लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक। और स्टॉप होने के बाद कलेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे, दैट इज प्रोटीन। अरे बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, बेसिकली प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो आई होप आपको ट्रांसलेशन ये प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको अब डिफाइन कर देते हैं कि एग्जाम में आएगा तो हम लिखेंगे कैसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। डायग्राम तो बनाएंगे, लेकिन डायग्राम तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, ठीक, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसको लिखना पड़ेगा और देखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक। ये क्या हो गया, हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। मतलब यहाँ क्या था, पूरा tRNA, RNA, mRNA, ठीक है, इन लोग के कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्या बन गया, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि mRNA से, किससे, mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है,
प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। एमआरएनए न्यूक्लियस से बन के बाहर आया, कहाँ पे आया? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद बेसिकली क्या हुआ कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, है कि नहीं? कैसे हुआ? इसके ऊपर जो कोडॉन्स थे ये सारे बेसिकली क्या है? ठीक है, कोड्स है। क्या है? सारे कोडॉन्स है। ठीक है, अब ये टीआरएनए के पास क्या है? टीआरएनए के पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एंटीकोडॉन्स। क्या है? एंटीकोडॉन्स। ठीक है, एंटीकोडॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं? ट्रांसलेशन या जो प्रोसेस है इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक, एग्जाम में आप कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन, ठीक, क्या होता है ट्रांसलेशन? क्या होता है? The process by which the process by which amino acids ठीक है, मतलब क्या? The process by which amino acids are transferred, ठीक है, transferred to RNA, ठीक है, RNA as per ठीक है, मतलब ऐसे क्या होगा? The process by which the amino acids are transferred by नहीं ऐसे transferred to RNA by tRNA, ठीक है, ऐसे लिखते हैं by tRNA, ठीक है, as per the message on mRNA। आई बात समझ? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, ऐसा लिखिए, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसलेशन। आई बात समझ? ट्रांसलेशन। यहाँ क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है तो मैंने लिखा है कि नहीं है? यहाँ क्या हो रहा है? वही तो हो रहा है जो मैंने लिखा। द प्रोसेस बाय विच अमीनो एसिड्स आर ट्रांसफर्ड टू आरएनए, है कि नहीं? मतलब राइबोसोम्स में बेसिकली क्या हो रहे हैं? अमीनो एसिड ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन कर रहा है? टीआरएनए कर रहा है। कैसे कर रहा है? एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए, जैसा जैसा मैसेज एमआरएनए पे दिया है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या कर रहा है? टीआरएनए अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर कर रहा है। अरे बात समझो, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। आई होप आप अगर इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अमीनो एसिड क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। इससे देखो ये अमीनो एसिड यहाँ क्या हो गया? इसके पास चले गया, ट्रांसफर हो गया, है कि नहीं? ऐसे ट्रांसफर होते जाएगा, यहाँ से और आते जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है, ऐसे होते जाएगा और लास्ट में बेसिकली क्या होगा कि प्रोटीन का हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, अगर आप इसे लिखना चाहें पूरे प्रोसेस को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, ऑलराइट डियर स्टूडेंट, आइए अब इसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यहाँ हेडिंग लिखेंगे, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम लोग को पता है क्या हो रहा था, पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है। कौन सा हो रहा था? ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस क्या था? ट्रांसलेशन था। ठीक है, ट्रांसलेशन हो रहा था। अब ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जब ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के टाइम पे ये जो ये वाला क्या था अपना? आर आर एन है कि नहीं? आर आर एन। अब ये क्या करेगा? इस प्रोसेस के टाइम पे मूव करते रहता है। क्या करते रहता है? कम ऑन, क्या करते रहता है? मूव करते रहता है। कितना मूव करेगा? 1 ट्रिपलेट कोडॉन डिस्टेंस मूव करेगा। अरे बात समझ, ठीक है, जब ये 1 ट्रिपलेट कोडॉन मतलब 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 को बेसिकली क्या बोलेंगे? ये सिंगल है तो क्या बोलेंगे? कोडॉन। ठीक है, तो 3 है मतलब ट्रिपलेट कोडॉन। अरे बात समझ, ठीक है, तो ये जब ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस पे मूव करते जाएगा तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। लेकिन कब मूव करना चाहिए? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन के दौरान जब आर आर एन ए, ठीक है, ये क्या था? आर आर एन ए, ये वाला आर आर एन ए क्या करेगा? 1 ट्रिपलेट कोडॉन डिस्टेंस मूव करेगा आगे। क्या करेगा? मूव करेगा आगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि नहीं? इसको भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होगा?
को डिफाइन कर देते हैं। क्या होगा भाई? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन के दौरान, ये ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आरआरएन कौन सा आरआरएन तो आरआरएन कीप्स ऑन मूविंग, क्या है कीप्स ऑन मूविंग मतलब मूव करते रहता है, ठीक है, कीप्स ऑन मूविंग एट डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, वन ट्रिपलेट मतलब कोडॉन, ठीक है, वन ट्रिपलेट कोडॉन, देन वन ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है, ऑन एमआरएन एमआर, ठीक है, मतलब एमआरएनए के ऊपर मूव करता है एक ट्रिपलेट कोडॉन डिस्टेंस। तब ड्यूरिंग ट्रांसलेशन उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ट्रांसलोकेशन, मतलब ट्रांसलेशन के दौरान, किसके दौरान? ट्रांसलेशन के दौरान आरआरएनए एमआरएनए के ऊपर एक ट्रिपलेट कोडॉन डिस्टेंस मूव करेगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या लिखा है हमने? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आरएनए कीप्स ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, है कि नहीं? किसके ऊपर? ऑन एमआरएनए, ठीक है। इट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम भाई? ट्रांसलोकेशन। हमारी बात समझ में? ठीक है, प्रोसेस का नाम समझ में आया? तो आइए एक बार रीड करते हैं। हमने क्या लिखा है? ट्रांसलोकेशन। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आरएनए कीप्स ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन ऑन एमआरएनए, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यहाँ एस आना है, दिस इज एस। ऑलराइट, प्रिंटिंग मिस्टेक। आई बात समझ में? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्यूटेशन। ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है म्यूटेशन। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं, म्यूटेशन होता क्या है? when sudden change occur in the nucleotide, क्या है ना, nucleotide sequence, ठीक है, sequence of the gene, ठीक है, क्या होता है? when sudden changes occur in the nucleotide sequence of the gene, ठीक है, which causes minor or considerable, ठीक है, considerable change, ठीक है, which causes considerable change, this is called as mutation। I got this is known as म्यूटेशन। क्या बोलते हैं भाई? म्यूटेशन। आई बात समझ? म्यूटेशन क्या होता है? जैसे कि जीन्स में कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में क्या हो जाता है? वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है? सिंपल टर्म्स में वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो उस वेरिएशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। आई बात समझ? कैसे आता है आइए डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो सबसे पहले तो यहाँ पे बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारा बेसिकली है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब होता क्या है, सडनली होता क्या है कि ये जैसे सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा एडेनाइन है, एक ग्वाइनाइन है, साइटोसाइन है, ठीक है, साइटोसाइन, ये थायमाइन है, ये क्या है? एडेनाइन, ग्वाइनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, एडेनाइन। अरे बात सुनो, ठीक, काफी सिंपल तरीके से मैंने बना रखा है। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है यहाँ पे? क्या करना है हमें कि इस सीक्वेंस के अंदर जब कोई सडन चेंज आ जाएगा, जैसे ये सीक्वेंस में जा रहा है, ठीक है, सीक्वेंस में जा रहा है, इसके अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है, चेंज कैसे आएगा आइए देखते हैं। अब चेंज लेके आते हैं, चेंज कैसे आएगा आइए देखते हैं।
ठीक है, इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं फटाफट। ठीक, जैसे सीक्वेंस में जा रहा है, ठीक है। अब इसके सीक्वेंस में अचानक क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। क्या देखो क्या गया, वेरिएशन आ गया। जब वेरिएशन आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। जब भैया वेरिएशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। लेकिन हम लोग ने ऑलरेडी जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है पूरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। यहाँ क्या है, हमारा एडेनिन एडेनिन सब एडेनिन साइटोसिन। अब यहाँ देखो थाइमिन के लिए यहाँ एडेनिन आ चुका है। क्या गया एडेनिन, यहाँ क्या एडेनिन के लिए फिर गुआनिन आ चुका है, और गुआनिन के लिए फिर थाइमिन आ चुका है। तो ये क्या हमारा एडेनिन साइटोसिन। ठीक, ये क्या है हमारा पूरा सीक्वेंस। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं इस पार्ट में पोर्शन। ठीक है, जो वाले रीजन बता देते हैं। ठीक, अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये वाला जो सीक्वेंस था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस जो था, ये वाला सीक्वेंस यहाँ से क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है कि नहीं, रिप्लेस हो चुका है। आ रही बात, सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली पूरा क्या हो रहा है, रिप्लेस होते जा रहा है। ठीक है, कैसे रिप्लेस हो रहा है देखो ध्यान से, पूरा क्या हो जा रहा है, रिप्लेस हो रहा है। कैसे रिप्लेस हो रहा है, किससे रिप्लेस हो गया, ये वाला। ठीक, तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस था, इसका सीक्वेंस था जीन का, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस था, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, बेसिकली वेरिएशन आ गया, मतलब चेंज हो गया ना, दिख रहा है। ठीक है, चेंज आ गया, तो बेसिकली चेंज हो जाएगा तो एक किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे म्यूटेशन का हो जाएगा। किसका, म्यूटेशन का। ठीक है, अब म्यूटेशन की वजह से यार देखो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ठीक है, ये हमने कैन यू रिकॉल में देख भी रखा है, और कौन से होते हैं, दैट इज यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, नोट में करके लिख देते हैं, म्यूटेशन can cause genetic disorders. Again, genetic disorders. ठीक है, कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, बेसिकली बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, दैट इज मोनोजेनिक। ठीक है, मोनोजेनिक या फिर पॉलीजेनिक भी हो सकता है। ठीक, पॉलीजेनिक, अरे बताओ, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिकली क्या हो सकते हैं, डिसऑर्डर बेसिकली कॉज हो सकते हैं, किसके द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा। आई बात समझ में। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट, दैट इज म्यूटेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, जब भी एक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में क्या हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज म्यूटेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, ऑलराइट, तो अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया बेसिकली हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में। ठीक है, और एट लास्ट में हमने क्या देखा, दैट इज म्यूटेशन के बारे में, है कि नहीं। तो बेसिकली ये सारे कंसेप्ट है, आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं हमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया बेसिकली हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में। ठीक है, और एट लास्ट में हमने क्या देखा, दैट इज म्यूटेशन के बारे में, है कि नहीं। तो बेसिकली ये सारे कंसेप्ट है, आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं हमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली एवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में और थियरी ऑफ एवोल्यूशन के। ठीक है, तो सी यू देयर।
तब तक के लिए थैंक यू।